विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जहां काव्यांश परिचय को पूरा कर दिया था, जो 16 नंबर का था, जिसमें हमने छंद, अलंकार, गुण, दोष किए थे। अब उसी प्रकार हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो भी 16 नंबर का है। अपने यहाँ पर हिंदी साहित्य में आधुनिक काल है, हिंदी साहित्य इतिहास है जिसमें आधुनिक काल ये चौथा काल है। जो हिंदी साहित्य चौथा काल है, चतुर्थ काल है, इसे द्वितीय स्वर्णिम युग भी कहते हैं। पहला स्वर्णिम युग भक्ति काल, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में ज्ञान में कि स्वर्णिम काल भक्ति काल को कहते हैं, लेकिन द्वितीय स्वर्णिम युग भी इसे कहा जाता है। किस युग को? आधुनिक युग। अब इस आधुनिक के बारे में हम डिटेल से, अच्छी तरह से, विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए 16 नंबर का है। और आपको पता है कि इसमें 4 प्रश्न आएंगे और चारों ही 4-4 नंबर के, अर्थात 16। अब शुरुआत करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल का काल विभाजन पूछ सकते हैं कि किस प्रकार उसकी शुरुआत हुई है, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, काल विभाजन किया गया है। तो शुरुआत मानी जा सकती कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुई है, ये पूछा जा सकता है। देखो, पहला तथ्य ये कहता है कि 1900 विक्रम संवत, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत 1900 विक्रम संवत से मानी, कुछ विद्वानों। और 1850 जिसमें भारतेंदु जी का जन्म है, वो लगभग सभी जो कह सकते हैं इतिहासकार हैं वो यहाँ से मानते हैं कि जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ है तभी से इस युग की शुरुआत हुई है। 1857 की जो क्रांति है वहां से नगेंद्र मानते हैं, क्योंकि उस क्रांति में बहुत सारे कवियों ने जो अपनी बातें कही है, जो भावनाएं प्रकट की है, उसको यहाँ बताया गया है। तो ये नगेंद्र जी है, वो 1857 से मानते हैं। सभी विद्वान लगभग 1850 से भारतेंदु जी के जन्म से मानते हैं। कुछ विद्वान 1900 और विक्रम संवत है उससे मानते हैं। और अगर बात करें शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल है, वो 1868 से मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय कविवचन सुधा नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। ये भारतेंदु जी की पहली पत्रिका थी और इसी से इसकी शुरुआत मानी जा रही है, इसके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। अब देखिए, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कह रहे हैं, कोई भी एक मत नहीं, लेकिन फिर भी यहां हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो 1900 विक्रम संवत से मानी जाती है। फिर भी यहां हमें ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा। तो 1900 विक्रम संवत कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि इससे शुरुआत हुई। लगभग सभी कहते हैं कि अगर भारतेंदु जी का नाम पड़ रहा है उस भारतेंदु तो उनके जन्म से होनी चाहिए। और नगेंद्र जी कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे आधुनिक युग की शुरुआत हुई है। और जो अपने रामचंद्र शुक्ल है वो ये कहते हैं कि जब कविवचन सुधा की शुरुआत हुई है 1868 में, तब से हुई है, क्योंकि भारतेंदु जी की पहली पत्रिका थी। क्योंकि शुरुआत रचनाकार का जो कार्य है रचनाओं से होते हैं, तो रचना शुरुआत से ही हुई है, तो ये कहते हैं कि शुरुआत यहां से होनी चाहिए। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। आधुनिक काल का वर्गीकरण पूछ सकते हैं, काल विभाजन पूछ सकते हैं। तो आधुनिक काल आपको पता होना चाहिए 1900 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। देखो, कई विद्वानों को अब यहाँ 1800 कहीं से लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि 57 साल आगे चल रहा है। विक्रम संवत हमारे से 57 साल आगे चल रहा है, तो वो भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हमारा शुरुआत मानते हैं कि जो लगभग शुरुआत हुई है भारतेंदु जी से, तो पहले आधुनिक काल की शुरुआत होगी भारतेंदु युग से, जिसे नवजागरण या पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। यानी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है नवजागरण काल के बारे में बताइए, आपको पूछा जा सकता है पुनर्जागरण काल के बारे में बताइए, और भारतेंदु युग तो है इसका नाम। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, ये एक ही है। इनका नाम अलग अलग कर दिया होगा, लेकिन वही बात कह रहे हैं। 1850 से लेकर 1900 तक इसकी शुरुआत मानी जाती है।
भारतेंदु जी की। भारतेंदु युग की शुरुआत यहां से मानी गई है। नवजागरण और पुनर्जागरण क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी वो रीतिकाल है, और रीतिकाल में राजा महाराजाओं से संबंधित ही रचना होती थी, दरबार से संबंधित ही रचना होती थी। जनता तक, देश के बारे में, समाज के बारे में आज तक किसी ने कोई रचना नहीं लिखी थी। तो अब इस काल में जो नया जागरण, नया सुधार हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो इसके लिए इसको नवजागरण और पुनर्जागरण कहा गया है। क्योंकि अब नए विचारधाराओं पर, नई नई बातों पर, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर, राज्य पृष्ठभूमि पर लिखना शुरू कर दिया, सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो था भारतेंदु युग। दूसरा द्विवेदी युग। भारतेंदु युग भारतेंदु जी से ही माना जाता है, तो द्विवेदी युग किससे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसका दूसरा नाम है जागरण सुधार का, क्योंकि इसमें पता है कि इस समय सबसे ज्यादा सुधार कार्य किए गए थे कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, जो इतिहासकार थे। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो हमारा देश उस समय परतंत्र था, तो उसके विरोध में अपने स्वर बुलंद किए, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो इसकी शुरुआत मानी जा रही है 1900 से लेकर 1918, क्योंकि आपको पता होगा कि 1900 से सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ है, और आगे चलकर 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका पदभार संभाला था संपादक का, और लगभग 1920 तक वो इसमें संपादक रहे थे। ध्यान रखना, कोई भी काल को एक निश्चित समय सीमा पर बांधना मुश्किल है। ये अपनी सुविधा के अनुसार हमने लिया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय दिया है, क्योंकि कोई भी काल को हम मुट्ठी में नहीं बांध सकते, निश्चित समय पर नहीं बांध सकते। ये कोई बटन नहीं है जो दबाते ही बंद हो जाए। क्योंकि कवि अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, वो हो सकता है 10 साल तक और की हो, लेकिन जो उस समय प्रमुख धारा थी, उस धारा का नाम लिया है छायावाद। सिर्फ प्रकृतिवाद है, ये स्वच्छंदवाद है। क्या है प्रकृति? मतलब प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में, जैसे सूर्य, बादल, पहाड़, नदियां, जो भी सौंदर्य की जो चीजें हैं, प्राकृतिक सौंदर्य, उनके बारे में। और स्वच्छंदवाद मतलब अपने बारे में अपने तरीके से लिखना, स्वच्छंद होना। उन्हें कोई बंधन नहीं था किसी भाई राजा महाराजा का या अन्य किसी प्रकार का, तो अपने मन से अपने विचारधारा को प्रकट करते हैं। इसकी शुरुआत मानी जाती है 1918 से लेकर 1936 तक, ये छायावाद है। फिर बात करें प्रगतिवाद। ये प्रगति मतलब विकास की बात हो रही है, और इसमें यहाँ पे समाजवादी यथार्थपरक काव्यधारा होती है। क्या होता है कि आपको पता है, एक होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जो शोषण करता है, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सामंत हो, वो एक निम्न वर्ग का, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग, उनका शोषण करता है। तो उसी की विचारधारा यहाँ रखी गई है कि भाई कोई किसी का शोषण क्यों कर सकता है, क्योंकि इस मनुष्य को मानव जन्म देकर भगवान ने बराबर वजह से सबको समान अधिकार दिए। तो यही बात इसमें की समाजवादी, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान चीजें मिलनी चाहिए। यथार्थ आज की बातें, वास्तविक बातें, वे काल्पनिक बातें नहीं करनी है, परियों की या कोई भूत प्रेत की या जिन की, वो नहीं। यथार्थ वास्तविक स्थिति क्या है, किसान की स्थिति कैसी है, मजदूर की स्थिति कैसी है, उसके घर में खाने की जो स्थिति कैसी है, वो भूख मर रहा है कि नहीं मर रहा है, या हमारे समाज में क्या समस्याएं हैं, क्या बुराइयां हैं, इसके बारे में। ये है 1936 से लेकर 1945 तक। फिर बात करते हैं प्रयोगवाद। नाम से पता चलता है प्रयोग मतलब नए नए विचारधाराओं पर, नई नई बातों पर, अब नए नए प्रतीकों पर कविता लिखने लगी। क्योंकि अब तक जो कविताएं थी किसी टॉपिक पे थी, निश्चित टॉपिक पे थी, लेकिन अब नए नए टॉपिकों पर जो चीज कवि को दिख गया उस पर लिख दी। कहीं रेडी खड़ी है तो रेडी पे लिख दिया, कहने मतलब है कोई 3 पहिए की साइकिल है, एक पे कहने मतलब है जिस पर उन्हें लगता है कि जिस पे कविता लिख देते थे। नए नए प्रतीक, नए नए, क्योंकि अभी तक जो प्रयोग होते थे वो निश्चित प्रतीकों पे होते थे, नए नए प्रतीक मिले, लेकिन अज्ञा ने इसकी शुरुआत की, नए नए प्रयोग किए। ये हुई है 1943 से लेकर 1954 तक। फिर बात करते हैं नई कविता। नाम से ही पता चलता है नई कविता। तो इसमें इसकी शुरुआत जगदीश
चंद्रगुप्त है, इन्होंने की थी, नई कविता पत्रिका थी, उसके माध्यम से इन्होंने एक मंच बनाया और मंच के माध्यम से कवियों को आह्वान किया। ये था 1954 से लेकर 1960, कईयों में 1953 में मिल सकता है। तो ये चीजें आपको ज्यादा गौर नहीं करनी है। हाँ, एक कच्चा चिट है नॉर्मल जो हम पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। 60 1960 के बाद की जो रचना हुई थी वो सब इसमें आई है। ठीक है, आगे हम विस्तार से पाटन युग से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता है, विदित है कि 1850 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1850 से लेकर 1900 तक इसकी कह सकते हैं समय सीमा मानी जाती है। तो अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जानते हैं भारतेंदु युग के बारे में, फिर उसके प्रमुख साहित्यकारों के बारे में देखेंगे। देखिए, भारतेंदु जी, जिनका पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन का 1850 से लेकर 1885, तो पता होना चाहिए कि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 35 वर्ष का जीवन काल था, लेकिन इन 35 वर्ष में उन्होंने हिंदी साहित्य में नए युग की शुरुआत ही कर दी थी। 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि में को भारतेंदु युग कहा जाता है। इन 35 सालों में बहुत कुछ भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में किया है। इसी कारण इस युग को भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु वास्तव में हिंदी में हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1850 से पहले गद्य का एक रूप नहीं आया था। जितनी भी रचना होती थी वो पद्य में होती थी। भारतेंदु जी के आने के बाद में अब गद्य में भी जो बात है वो कही जाने लगी, क्योंकि पद्य में तो भाव कहे जा सकते हैं, लेकिन जो अभिव्यक्ति विचार किए जा सकते हैं वो गद्य में अच्छी तरह कहे जाते हैं। तो यहाँ इसकी शुरुआत कही जाती है। इसी कारण भारतेंदु जी को जनक कहा जाता है हिंदी गद्य। गद्य की खड़ी बोली का संस्कार ही नहीं किया, यानी हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ खड़ी बोली का विकास किया, नहीं। उस समय जो ब्रज भाषा चल रही थी, खड़ी बोली का तो अपने आप में विकास किया ही किया, शुरुआत की है, लेकिन उस समय जो ब्रज भाषा चल रही थी उसको भी सुसंस्कृत किया है, अर्थात उसमें बहुत सारा सुधार किया था उन्होंने। देश हित एवं समाज हित की रचनाएं भारतेंदु जी ने प्रारंभ की थी, क्योंकि आपको पता है पहले 1850 से लेकर जो युद्धकालीन युग था उसमें सिर्फ और सिर्फ राग दरबार से संबंधित बातें की जाती थी। उसमें समाज के बारे में, देश के बारे में लिखने का कोई तुक ही नहीं था, तात्पर्य नहीं था कि किसी तरह ही पता है राजा को खुश करना है, तभी पैसे मिलेंगे, तभी आपको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अब सिर्फ राजा को पसंद करना ही उनका मकसद नहीं था। हालांकि राजा भी है, ऐसे नहीं कि राजा खत्म हो गए, अंग्रेजों का युग चल रहा है, लेकिन अब एक नई विचारधारा आई जिसमें वो चाहते थे कि देश के बारे में, समाज के बारे में लिखें, और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब प्रश्न उठता है और आता भी है लगभग, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार आपको पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखना। तो अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि वैसे बहुत सारे इस युग के कह सकते हैं साहित्यकार हैं, सबको तो लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ जो हमें याद हो सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, उनको हम याद करेंगे। अब ये देखो याद कैसे करेंगे, तो देखो भारत के दो नारायण एवं दो कृष्ण ने राधा ठाकुर को अंबिका के साथ नवगीत गाते देखा। अब इस ट्रिक के द्वारा हम ये जितने नौ कवि हैं या नौ साहित्यकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो भारत से भारतेंदु जी का खुद का नाम आ जाता है, भारत से आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ये दो नारायण है, कौन से दो नारायण है, एक बद्रीनारायण, एक प्रताप नारायण। तो आपको पता होना चाहिए इस युग में दो नारायण हुए, एक होंगे बद्रीनारायण, एक होंगे प्रताप नारायण। अब दो कृष्ण कौन से हैं, एक राधा कृष्ण है, एक बाल कृष्ण है। तो दो नारायण, तो आपको पता होना चाहिए बद्रीनारायण, प्रताप नारायण, दो कृष्ण, बाल कृष्ण और राधा कृष्ण। इस प्रकार से दो कृष्णों को याद करना है। फिर राधा कौन है, राधा कर्ण घोषण, और ठाकुर है जगमोहन सिंह। अंबिका दत्त व्यास, और यहाँ पर आते हैं नवगीत, तो ये है नवगीत चतुर्वेदी। ये नौ जो साहित्यकार हैं उनको आप एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन जब हम
छह जब पूरे बढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए इनको एक हम कह सकते हैं सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जब पढ़ेंगे तब ये सभी मिक्स ना हो जाएगा। अभी तो चल रहा है ये भारतेंदु युग में, आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे द्विवेदी पढ़ेंगे, प्रगतिवाद पढ़ेंगे, छायावाद पढ़ेंगे, तो फिर वो कभी क्या मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इनको एक दिशा में बांधना जरूरी है, वो हमने इस तरह बांधने का प्रयास किया है। तो आप एक बार लिखो और लिख कर देखो तो अवश्य याद हो जाएगी। अब देखिए भारतेंदु जी से इनकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रश्न अगर भारतेंदु युग है तो भारतेंदु जी का तो जरूर आएगा। अब भारतेंदु जी में इन्होंने जो नाटकों के बारे में काफी कुछ लिखा है, तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखनी है। तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं, नाटकों से ही शुरुआत करते हैं, फिर आगे हम अगले प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न बन सकता है इस युग में भारतेंदु जी के नाटकों के बारे में बताइए, या नाटकों का उन्होंने क्या योगदान दिया था हिंदी साहित्य में, जो नाटकों योगदान को यहीं से शुरुआत होती है। तो देखिए इन्होंने अनेक नाटकों के अनुवाद की, मौलिक नाटकों की रचना की। अनुवाद, अनुदित मतलब जो बांग्ला भाषा में थे, जो संस्कृत भाषा में थे, जो अंग्रेजी भाषा में थे, उनको हिंदी में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, यानी बांग्ला से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में उन रचनाओं को अनुवाद करके इन्होंने लिखा, ताकि भारत की जनता इन नाटकों में क्या लिखा हुआ है वो जान सके। क्योंकि आपको पता है अनेक भाषाओं में लिखी हुई जो रचना थी वो नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए उन्होंने इस हिंदी को ज्यादा योगदान देने के लिए हिंदी में इनका अनुवाद किया। और कुछ मौलिक नाटक थे जो उन्होंने खुद लिखे, ये तो किसी और के नाटक थे, सिर्फ अनुवाद किया है हिंदी में, ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये खुद उनके अपने नाटक है। तो इनके बारे में जानते हैं पहले, फिर उन अनुदित नाटकों के बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं वैदिक की हिंसा हिंसा न भक्ति। इसमें उन्होंने पाखंड का विरोध किया है। जो भी धर्म कर्म होते थे, कर्मकांड होते थे उस समय, पता ही है बाहर काफी था, दिखावा बहुत था, उन पाखंडों का इन्होंने इसमें विरोध किया है। दूसरा बात करें चंद्रावली नाटक, जो नाटिका है उसकी बात करें तो प्रेम के आदर्श का रूप क्या है, यानी प्रेम का जो आदर्श रूप है, जो सच्चा रूप है, उसको दिखाने की कोशिश की है। इस नाटक के माध्यम से सच्चे प्रेम को दिखाया गया है। फिर बात करें विशिष्य विष्णुवर्धन, देसी रजवाड़ों का जो षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो चित्र है कि उस समय अंग्रेजों से मिलकर देसी राजा, जो राजा थे देसी रियासतों के, वो जनता पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे उसका उन्होंने पर्दाफाश किया है। फिर बात करें इस चौथे की भारत दुर्दशा, तो देश की जो दशा थी उसका चित्रण किया है। क्योंकि आपको पता है अंग्रेज तो बाहरी थे ही, वो तो शोषण करते ही थे, हमारे जो राजा है, हमारे जो सामंत हैं, वो भी जनता का पूरा शोषण करते थे। उस की स्थिति बताई है, भारत की स्थिति यानी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक को सब प्रकार की स्थितियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। नीलदेव ये ऐतिहासिक नाटक है। अंधेर नगरी नाम से पता चलता है, अंधेर नगरी चौपट राजा जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से उस समय की जो स्थिति थी हमारे देश की, उस देश की स्थिति बताई है कि किस प्रकार राजा है वो सत्य को जानता ही नहीं है, दूसरों के बहकावे में आकर न्याय करता है। प्रेम जोगिनी ये भी धार्मिक पाखंड के बारे में बताया गया है, किस प्रकार जो धार्मिक जो पाखंड था वो चरम सीमा पे था, तो वो इन्होंने अपने इस नाटक के माध्यम से बताया। सती प्रताप ये अधूरा रह गया था, इनकी मौत हो गई थी, इसकी मृत्यु होने का ये अधूरा रह गया था, और उनके जो मुंगेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, इन्होंने इसको पूरा किया था। प्रथम नाटक जो लिखा था वो विद्या सुंदर था, वो अनुदित नाटक था, और ये उनका अंतिम नाटक है, क्योंकि यहाँ अधूरा रहा है, अंतिम नाटक है। अब बात करते हैं अनुदित नाटक। जैसे मैं कह चुका हूँ कि दूसरी भाषाओं के जो नाटक थे उनको हिंदी में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। तो विद्या सुंदर ये इनका प्रथम नाटक है। पाखंड विखंडन ये दूसरा नाटक। धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, बाढ़ जमनी, रत्नावली आदि इनके
प्रमुख नाटकों में आते हैं। तो हमें जब ये प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटकों के बारे में बताइए, तो भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी प्रश्न आता है कि भारतेंदु जी का नाटकों में क्या योगदान है, तो भी आप लिख सकते हो। अगर भारतेंदु जी के बारे में आए तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये उनकी रचना ही, ठीक है। देखिए एक प्रश्न बनता है, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। ये प्रश्न लगभग आता ही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चाहे प्रवृत्तियां नाम दे दें चाहे विशेषता दे दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात। अब देखिए पहली बात करते हैं राष्ट्रीयता की भावना। तो पता है कि जो 1850 से पहले जो रीतिकाल चल रहा था उसमें राजा महाराजाओं की भक्ति करनी पड़ती थी। देशभक्ति की बातें उस समय चलती ही नहीं थी या बहुत कम मात्रा में चलती थी, इतना जोर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर जो भारतेंदु जी के आने के बाद ये जो भारतेंदु मंडली है, इनके द्वारा अब उनका प्रमुख मुद्दा था राष्ट्रीयता की बात करना। तो राष्ट्रीयता की बात करते थे तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी कि हमें किस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध करना है, हमें किसी भी दूसरे देश के लोगों द्वारा अपना शोषण नहीं करना है। इस प्रकार से अपनी बातों के द्वारा वो राष्ट्रीयता की भावना प्रकट करते हैं। दूसरी बात करते हैं समाज की दुर्दशा के तरफ। आपको पता है समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, पर्दा प्रथा कह दो, सती प्रथा कह दो, बाल विवाह कह दो, ऐसी बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां थी उस समय थी। तो उससे क्या समाज टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो उस समाज की जितनी बुराइयां हैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के सामने ला रहे थे, या हम कह सकते हैं सभी देशवासियों के सामने ला रहे थे। फिर बात करते हैं अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य, क्योंकि आपको पता है सिद्धार्थ अंग्रेजों के सामने कोई बोल नहीं सकता था, तो उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से कविताओं में व्यंग्य के द्वारा अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। क्योंकि राज्य सत्ता चल रही थी तो सीधा तो विरोध नहीं कर सकते थे, तो व्यंग्य के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहकर अपनी कविताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बराबर उनका विरोध करते थे। फिर बात करते हैं प्रेम भावना का आदर्श रूप। जो प्रेम था, पता है इससे पहले रीतिकालीन में अश्लीलता का वर्णन किया जा रहा था, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ उनका एक ही मकसद था नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करना। लेकिन अब इस युग में इन्होंने प्रेम का जो आदर्श रूप है, पवित्र रूप है, सच्चा रूप है, उसी को अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाया। फिर बात करते हैं भक्ति भावना। इस युग में भी भगवान श्री कृष्ण की, राम की अनेक प्रकार की जो रचनाएं हैं अपनी कविताओं के माध्यम से लिखी। फिर बात करते हैं पत्र पत्रिकाओं का संपादन। आपको पता है भारतेंदु जी ने इस युग की शुरुआत ही कवि वचन सुधा से की है। इस प्रकार उन्होंने भारतेंदु जो जिन्हें अनेक प्रकार की रचना लिखी है, बाल बोधनी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, इसी प्रकार ब्राह्मण है, बहुत सारे इन्होंने कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने जो विचार है वो प्रकट किए। कहने का माध्यम है कि उन्होंने अपना जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो पत्र पत्रिकाओं को भी बनाया। फिर बात करते हैं हिंदी भाषा के प्रति को पता है इससे पहले जितनी भी रचना होती थी अन्य भाषा में होती थी, ब्रज भाषा का ज्यादा जोर था, लेकिन अब इन्होंने हिंदी भाषा को और ज्यादा जोड़ दिया, खड़ी बोली को महत्व दिया। आपको पता है गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का काफी प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि ब्रज भाषा को उन्होंने छोड़ दिया पूरी तरह, उसका भी इन्होंने सुधार किया, जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की। इसके साथ में खड़ी बोली को भी उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। फिर बात करते हैं परंपरा के प्रति मोह है, नवीनता का समावेश। आपको पता है कि जो इस युग में नवीनता तो लाई है, लेकिन उसमें प्राचीनता को बनाए रखा। ऐसे नहीं कि अपनी प्राचीन जो परंपरा धरोहर है उसको छोड़ दिया, नहीं, अपना अति गौरवशाली अतीत है। भारत को सोने की चिड़िया, भारत का स्वर्णिम इतिहास, विश्व गुरु ऐसे नहीं कहते हैं कि वो एक गौरवशाली अतीत है। तो अपनी परंपरा को उन्होंने बनाए रखा, उनके प्रति प्रेम मोह वगैरह का, लेकिन फिर भी नवीनता का समावेश किया, कुछ नवीन बातों को उन्होंने अपने काव्य में शामिल किया। फिर बात करते हैं समस्या प्रति।
इन विचारधाराओं में एक समस्या छोड़ती भी थी। कहने का मतलब क्या है कि वो पहले पंक्ति में खुद प्रश्न करते थे और दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर देते थे। फिर बात करें क्षण मुक्त रचना। अभी तक आपको पता है नियमों से बंधी हुई रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन इस युग में धीरे धीरे क्षण मुक्त रचनाओं को लिखना शुरू कर दिया था, यानी स्वतंत्र होकर अपनी रचनाओं को लिखना। अब यहाँ पर काव्य कृतियों की बात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार नाटक की बात की थी उसी प्रकार काव्य कृतियों पर भी प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु युग में काव्य को क्या योगदान है, कविताओं किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया। तो हम प्रमुख जो कह सकते हैं कवि है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले भारतेंदु जी के बारे में जानकारी लेते हैं कि इन्होंने 70 से ज्यादा काव्य रचनाएं लिखी थी। अब इनमें प्रेम माधुरी है, तो याद कैसे करना है वो देखिए। अब यहाँ देखिए, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका। अब प्रेम से शुरू करना है, तो प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका। आप 2-3 बार इसको दोहराओगे तो पता चल जाएगा प्रेम से शुरू करना है, और इनमें माधुरी है, तरंग है, सरोवर है, मालिका। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका। फिर बात करते हैं फूलों का गुच्छा और फुलवारी, जैसे दिख रही है फुलवारी और फूलों का गुच्छा। फिर बात करते हैं बकरी विलाप और दशरथ विलाप। इनमें विलाप है तो एक बकरी का विलाप है, एक दशरथ का। तो बकरी विलाप, दशरथ विलाप, ये हम याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं उर्दू का श्यापा, बंदर सभा, प्रबोधिनी, कविता, विजयिनी, वैजयंती। जरूरी नहीं है आपको सब याद करेंगे, आप वही याद करेंगे जो आपको याद हो, क्योंकि सारी याद करना तो इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारी रचनाएं हैं, 70 की 70 थोड़ी करेंगे। हमें लगे कि हम याद कर सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। फिर बात करते हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद जी के बारे में। अब इनको कैसे याद करना, इन्होंने देखो कविता का जो नाम है 2 शब्दों में दिया, दोनों का शुरुआत एक वर्ड से होता है। जैसे देखिए, जीर्ण जनपद, जैसे से शुरू हो रहा है। हार्दिक, हर्षादर्श, है से शुरू हो रहा है। आनंद अरुणोदय से एक जाति से हो रहा है, इस प्रकार पता चल रहा है। मयंक महिमा में से शुरू हो रहा है। स्वागत सभा से शुरू हो रहा है। ललित्य लहरी से शुरू हो रहा है। इतर प्रताप ऐसे शुरू हो रहा है। और वर्षा बिंदु ये वैसे जैसे लिख रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक शब्द लगेगा, एक वर्ड से ये बन रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर सकते हो कि ये बद्रीनाथ जी है ना, वो एक वर्णों जैसे शब्दों को 2-2 बार रिपीट करके अपनी रचना लिखी है। जितनी आपको याद हो, जरूरी नहीं है इतनी याद करनी है, आपको 4 याद होती है, 5 याद होती है, वो जितनी याद होती है उनको याद कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखी है प्रेम पुष्पावली, एक लिखी है मन की लहर, एक लिखी है लोकोक्ति शतक, एक लिखी है श्रृंगार विलास। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी लिखी, अपने को ये प्रमुख 2-4 जितनी याद होती है उतनी याद करनी है। तो इन प्रमुख कवियों में हमने शुरुआत की है, पहले भारतेंदु जी के बारे में, दूसरे बद्रीनाथ चौधरी के बारे में, तीसरी प्रताप नारायण मिश्र।